अपना आसन बैठ जाए, दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना ले। 3 times टेक डीप ब्रेथ, 3 बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करें। 3 times chanting, deep inhale, ओ, अथ गायत्री महामंत्र, डीप इनहेल, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री नमो नमः। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, हथेलियों में उष्मा आ जाए, आंखों पर लगाएंगे, महसूस करेंगे प्राण शक्ति हथेलियों से निकलकर आंखों में जा रही है। हमारा मन धीरे धीरे एकाग्र हो रहा है और इस क्लास के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हरिओम तत्सत। चलिए, आज मैं सोची थी आपको ये हाइपोथेसिस पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर आप लोग को आज रिवाइज करना है तो आज क्लास हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ठीक है? शुरू से करना है रिवीजन? जी मैम। ठीक है, चलिए। रिसर्च क्या है ये तो आज हम नहीं डिस्कस करते। रिसर्च आप लोग को मैं बताई ही थी कि 3S याद रखना है। कौन कौन सा है 3S? सबसे पहला है सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और सोशल वेरिएंट या रिलेवेंट। यस मैम। ठीक है, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और सोशल रिलेवेंट, ये 3 टर्म आपको याद रखना है। ये कभी कल आपके क्वेश्चंस में पूछते हैं कि रिसर्च क्या है, ठीक है? ये थोड़ा डीप हो गया है, आपको मैं पिछले क्लास में ये सारा चीज दी थी। अच्छा, ये चीज मैं आपसे इसलिए डिस्कस करती हूँ कि आपने टीचिंग मेथोडोलॉजी में पढ़ा होगा। आपका लेवल कौन सा है इसमें? पेडागोजी है, एंड्रागोजी है या ह्यूटागोजी है? पेडोलॉजी है मैम लोगों का। पेडोलॉजी सबसे नीचे होता है। पेडागोजी? हाँ मैम। पेडागोजी तो बच्चों के लिए होता है, आपका लेवल बच्चों वाला थोड़ी है। अच्छा, कौन सा लेवल है आपका? सेकेंड वाला मैम। एंड अच्छा, सेकंड वाला है। गाइडेंस के अंडर में तो करते हैं। ये देखिए, ये तो टीचर ओरिएंटेड है, टीचर ने जो कहा बच्चे ने मान लिया। ये जो है लर्नर ऑब्जेक्टिव है, जो मतलब जो है आप लोग इसमें जो है क्वेश्चंस आप भी पूछते हैं। ये जब हम पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं तो ये हमारा होता है। तो इसमें जो भी आपका, मैं ये इसलिए इस क्लास में पढ़ाती हूँ आपको कि आपको जो आप रिसर्च पढ़ रहे होते हैं इसमें आपको इस लेवल पे है। आप अगर आप रिसर्च पढ़ रहे हैं तो आपको खुद ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है, खुद ही आपको सेल्फ एडजस्टिंग होना है और आपको सेल्फ डिटरमाइन भी होना है, ठीक है? मतलब आपको जो है आपका सारा काम जो खुद होता है आपको खुद से करना चाहिए, ठीक है? खुद से समझना, खुद से पढ़ना, मतलब कोई आपको पीछे कोई पुश नहीं कर रहा है। क्रिटिकल एनालिसिस में पढ़ाती हूँ ना आपको, जो रिसर्च का होता है, ठीक है? इसलिए ये इसका रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का है। लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ाती हूँ कि आपका हाईएस्ट लेवल है, तो आपको जो है खुद जो भी करना है खुद से करना है, ठीक है? चलिए, अच्छा ये मैं इसको स्लाइड मोड पे नहीं डाली। एक चलिए, डिफिनेशन ऑफ रिसर्च हो गया। टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्या क्या पढ़ा था हमने, फटाफट बताइए कोई। टाइप्स ऑफ रिसर्च में कितने टाइप थे? 3 टाइप्स के पढ़े थे मैम। स्कोप, अप्रोच और मेथड। स्कोप भी 2 तरह का था, बेसिक अप्लाइड। अप्रोच था एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल और मेथड था क्वांटिटी क्वालिटेटिव और मिक्स्ड। वेरी गुड, ठीक है। एक सबसे पहला आपका स्कोप के बेसिस पे था। स्कोप दो भाग में डिवाइड था, बेसिक और अप्लाइड। दूसरा था आपका अप्रोच के बेसिस पे। अप्रोच दो भाग में डिवाइड था, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल। तीसरा था आपका मेथड के बेसिस पे। मेथड था आपका क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स, ठीक है?
यही आपको एक शॉर्ट फॉर्म में ये टेबल में जो है ये बना हुआ है, जो आपने पीछे पीछे पढ़ा है कि स्कोप, अप्रोच और मेथड के बेसिस पे। इसमें आपको कोई डाउट है तो बताइए, इसमें कोई डाउट है आपको कि स्कोप के बेसिस पे, अप्रोच के बेसिस पे या मेथड के बेसिस पे? किसी मैम का? मेथड हाँ मैम बताइए। मेथड के बेसिस पे एक बार बता दीजिए ना। मेथड के बेसिस पे देखिए, जब भी आप रिसर्च पेपर करेंगे ना, अगर आप थ्योरेटिकल रिसर्च कर रही हैं, ठीक है, तो आपका रिसर्च मेथड क्या कैसा होगा? मान लीजिए आप कोई थ्योरेटिकल रिसर्च कर रही हैं, तो आपका जो है मेथड क्या क्या होगा उसके लिए? मैम क्वालिटेटिव। हाँ बताइए। मैम इंटरव्यू वगैरह होगा और तो इंटरव्यू कौन से मेथड में आता है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में आता है। वेरी वेरी गुड। तो जब भी हम जो है, ये हमारा अप्रोच है। अप्रोच मतलब यानी तो आपका जो है, आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगी या नहीं तो आप थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन एक मिनट, ठीक है। और जब अगर आपका जो है थ्योरेटिकल है, तो इसका मतलब आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रही हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव होगा ही होगा। अगर आपका जो है मेथड, जो अप्रोच है यहाँ पे, अगर थ्योरेटिकल है तो उसका जो मेथड होगा आपका क्वालिटेटिव होगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रही है तो कैसा होगा आपका मेथड? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव होगा, ठीक है। और मिक्स दोनों में होगा। मतलब अगर मान लीजिए कि मेरा जो है मेथड ऐसा है, मेरा अप्रोच जो है कुछ ऐसा है जिसमें मुझे दोनों मेथड चाहिए, ठीक है, क्वांटिटेटिव भी चाहिए और क्वालिटेटिव भी चाहिए, तो वो मिक्स मिक्स हो गया, ठीक है। ओके मैम। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल में बार बार बोल रही हूँ, आपको लर्न लर्न कर लीजिएगा। और इसमें से कोई आपको डाउट है तो आप बताइए कि इसमें से कुछ नहीं समझ में आया हो, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में। ये इंपॉर्टेंट है आपका, आपके यूजीसी नेट के लिए। कुछ ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, ये टेबल स्पेशली मैं आपको आपको पढ़ाने के लिए ही बनाई हूँ, कि आपको जो है सॉर्ट करके कि समझने में दिक्कत ना आए। किसी को भी क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च में किसी को भी यहाँ पे कोई कुछ पूछना हो आपको? मैम थोड़ा सा फाइंडिंग बता दीजिएगा। क्या चीज? फाइंडिंग? हाँ, फाइंडिंग में जो कम्प्रिहेंशन अच्छा, एक मिनट, हाँ मुझे अच्छा याद आया। देखिए, इससे जो है ना क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप लोग आप लोग सब लोग, ये जितने भी क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, केस स्टडी, इथनोग्राफिक, हिस्टोरिकल मेथड, ग्राउंडेड थ्योरी, फेनोमेनोलॉजी, और ये नहीं, ठीक है, बस फेनोमेनोलॉजी तक। ये जो है आप लोग दो दो ले लीजिए, ठीक है। जैसे सौरभ जी केस केस स्टडी और इथनोग्राफिक ले लीजिए, ठीक है। निष्ठा जी आप जो है हिस्टोरिकल मेथड ले लीजिए और ग्राउंडेड थ्योरी थ्योरी ले लीजिए। आप लोग का काम है इसके ऊपर बताना है कि ये रिसर्च कैसे होता है और क्या है। अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप सिंपली ये डाल करके, इग्नू का बुक आता है ई ज्ञान कोश के नाम से, ठीक है, वहां आपको ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा। और इग्नू से अच्छा कुछ नहीं होता है। मुझे स्टडी मटेरियल में जितना सिंपल लिखा होता है उसमें, और मुझे कहीं पे भी उतना सिंपल नहीं दिखता है। तो इस पे आपको प्रेजेंटेशन देना है, ये डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं और इस बार कुछ डीप से ही क्वेश्चन पूछे इन सब रिसर्च से ही, ठीक है। तो दो दो मैं डिवाइड डिवाइड करके दे देती हूँ, ग्रुप में मैं डाल डाल दूंगी नाम के साथ। आपको जो है पढ़ के आना है और क्लास में बताना है कि ये रिसर्च कैसे होता है, ठीक है ना? हो जाएगा? जी मैम। पक्का? यस मैम। यस ठीक है। मैम। ठीक है, तो हम जो है हम मेरा जब नेक्स्ट मंडे क्लास होगा, अभी नहीं, आप लोग के पास एक हफ्ता है अभी, आप लोग जो है इसको करके आएंगे और आप लोग खुद समझाएंगे मुझे कि ये रिसर्च कैसे होता है, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत पूछते हैं नेट में, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपका काम है समझाना कि केस स्टडी में क्या होता है, इथनोग्राफी में क्या होता है, हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है। मैं डिवाइड कर दूंगी दो 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 दो, आपको खुद से ले लीजिएगा कि आपको किस पे करना है, ठीक है।
4 लोगों में मैं इसको डिवाइड करके भेजूंगी। जिसको भी जो रिसर्च चाहिए होगा, मतलब जिसको किसी को अगर केस स्टडी करना होगा तो आप केस स्टडी ले लीजिएगा, किसी को इथनोग्राफी करना होगा तो आप इथनोग्राफी पे कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ये डिवाइड करके भेज दूंगी। और भी रिसर्च है इसमें, हो जाएगा। जी मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए आपने फाइंडिंग पूछा था, फाइंडिंग का क्या मतलब होता है सौरभ जी पेपर में? मैं फाइंडिंग मतलब जो क्वेश्चन हम सर्च करते हैं हाँ, और लोगों के बीच जाके वो फाइंडिंग हुआ कि अच्छा, प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो इसमें लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव और इसमें लिखा है प्रिसाइज। देखिए, अगर आप किसी से इंटरव्यू लेके कुछ फाइंड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके फाइंड करते हैं, तो दोनों के फाइंडिंग में क्या फर्क होगा? मैम मैं वही तो जैसे नहीं समझ सौरभ आ जी रहा कि आपसे, हाँ, जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप ही से मैं पूछती हूँ कि सौरभ जी आप कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, कितने कितने भाई बहन है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं इस तरह से क्वेश्चन पूछती हूँ। और दूसरा मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी हाइट क्या है, आपकी वेट क्या है, ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछती हूँ जिसको मैं क्वांटिटी में मेजर कर पाऊँ। तो मुझे एक्यूरेट आंसर जो है कौन सा मिलेगा? प्रिसाइज क्वालिटेटिव? में, हाँ, क्वांटिटेटिव में मिलेगा एक्यूरेट आंसर। क्वांटिटेटिव में मिलेगा। तो बस ये कंप्रीहेंसिव में क्या है कि क्वालिटेटिव है, क्योंकि रिव्यू का जो मैं आपको एग्जांपल दी थी इसको दिमाग में रखिए, कभी भी क्वालिटेटिव को आए और क्वांटिटेटिव आए तो रिव्यू और रेटिंग दिमाग में रख के आपको क्वेश्चन आंसर करना है। तो इसको कंप्रीहेंसिव इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि जो है इसमें हमारी जो भी हमारी फाइंडिंग है वो आपके वो आपके जो है रिव्यू के बेसिस पे है, मतलब वो इंटरव्यू के बेसिस पे है या मैं कुछ सर्वे के बेसिस पे है, ठीक है, जिसमें हम कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगा रहे, कुछ भी हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें हम नंबर्स यूज नहीं कर रहे हैं। ये प्रिसाइज इसलिए है क्योंकि इसमें हम नंबर यूज करके, ठीक है, एक इस डेटा यूज करके हम इसमें एक काम कर रहे हैं। ये फर्क है दोनों में, ठीक है। आ रहा है समझ में फाइंडिंग के दोनों में फर्क क्या है? जी मैम, जी मैम। प्रिसाइज का क्या मतलब होता है? कम प्रिसाइज, शब्दों में, कम कम इसमें बता देना, और कंप्रेशन है ना बड़े रूप में बता देना विश्लेषण करके। हाँ, एग्जैक्ट, एक्यूरेसी, ठीक है, एग्जैक्ट और एक्यूरेसी कहाँ आएगा? क्वांटिटेटिव में, जहां पे हम स्टैटिस्टिकल, जहां हम मैथ्स यूज करेंगे, ठीक है। और इसको कंप्रीहेंसिव इसलिए इसलिए बोला गया है क्योंकि ये क्वालिटेटिव है। आया समझ में? जी मैम। चलिए हम आगे बढ़े फिर। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केस स्टडी रिसर्च। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका नेट में। केस स्टडी रिसर्च कौन सा रिसर्च है? क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है? क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव स्टडी है तो क्या इट इज स्टिमुलेटेड इन अ लेबोरेटरी होगा? ए होगा? नहीं मैम, नो नहीं मैम। ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये ए, तो ए वाला सारा ऑप्शन कैंसिल, यानी कि हमारे पास अब दो ही ऑप्शन ऑप्शन बचा है, बी सी डी या सी डी ई, ठीक है। तो मैम बी है, इंडक्टिव होगा। इंडक्टिव होगा, ठीक है। देखिए टेबल आपको हेल्प कर रहा है ना, अगर आप इस टेबल को याद याद रखते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएगा, है ना। अगर ये जो है केस स्टडी रिसर्च जो है हमारा क्वालिटेटिव है, तो क्वालिटेटिव में क्या क्या है? इंडक्टिव है ना, तो इंडक्टिव तो होगा ही होगा। तो इंडक्टिव कौन सा नंबर है? ये डी है ना। मैम डिस्क्रिप्टिव भी होगा। ठीक है, तो डी दोनों में है, तो चलिए डी से हम लोग को नहीं पता चलेगा। डिस्क्रिप्टिव भी होगा, ठीक है। ई है दोनों में, डिसरप्टिव है ये, डिसरप्टिव कुछ और ही हो गया, ई नहीं, ई होगा, बताइए। मैम ये नहीं होगा। ई नहीं होगा, वेरी वेरी गुड। तो हमारे पास तो दो ही ऑप्शन था, क्योंकि ए होगा नहीं तो ए वाला दोनों ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बाकी बी और सी में जो है हम लोग का ई होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा? बी सी डी। बी सी डी होगा, ठीक है। तो ये आपको टेबल ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आए तो सीधे आप अपने इस टेबल को ध्यान ध्यान में रखिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।
ये क्या, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पॉपुलेशन सेंस, अरे ये सब योगा के क्वेश्चन में ही आया है आपका रिसर्च का क्वेश्चन। पॉपुलेशन सेंसस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? हिस्टोरिकल रिसर्च, केस स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, किसका होगा? हिस्टोरिकल होगा क्या? नहीं नो मैम, मैम। ये नहीं केस होगा, स्टडी होगा। केस स्टडी मैम भी नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल होगा। एक्सपेरिमेंटल कैसे होगा आप ये बताइए, इसमें हम कोई दो ग्रुप थोड़ी ना बना रहे हैं, यस यस मैम। इसमें काउजल लॉन्गिट्यूड इफेक्ट नहीं है। जब हम गणना करते हैं, जो पॉपुलेशन का जो है गणना होता है, तो उसमें क्या काउजल इफेक्ट होता है? मैंने बोला था नो ना कि नहीं मैम। आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी में काउजल इफेक्ट होता है, तो यहाँ कोई काउजल इफेक्ट हो रहा है क्या? नो मैम। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी लंबा चलने वाला स्टडी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस क्रॉस सेक्शनल, दो दो तरह का स्टडी होता है, अभी आपको पढ़ना है आगे अभी ये भी। मैम जोग्राफिकल जोग्राफिकल सब तो लॉन्गिट्यूड हाँ, जोग्राफिकल वर्ड है मैम, वो लॉन्गिट्यूड, इसलिए वो उसमें ज्यादा मतलब 100% वो हो रहा सही है। अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए ये सब जो है एग्जाम्पल्स थे, आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम लोग पिछले क्लास में अच्छे से किए हुए डिस्कस ये सारा चीज। नीड ऑफ योगा रिसर्च, ये आपके यूजीसी नेट में नहीं आता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप योगा के स्टूडेंट है, ठीक है। एक सिस्टमैटिक रिव्यू पढ़ने में दी थी आपको ये पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपका रिसर्च प्रोसेस होता है तो उसमें कितने स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे 7 स्टेप जो है कितने फेज में बटे हुए हैं? जब 3 भी हम फेज। रिसर्च करते हैं तो उसमें 7 मेन प्रोसेसेस होता है, 7 मेन स्टेप्स होते हैं, और ये 7 स्टेप्स को ताकि आपको याद रहे, इसलिए फेज 1, फेज 2, फेज 3 में बटा हुआ है ये। फेज 1 में क्या क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं बताइए आप लोग खुद से। रिसर्च इसमें क्वेश्चन, रिसर्च एरर क्वेश्चन, एंड डिजाइन। लिटरेचर रिव्यू और डिजाइन, इस ये पेन एंड पेपर होता है मैम। पेपर बिल्कुल एंड ठीक है, बिल्कुल सही 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 बोल रहे हैं, इसमें सब कुछ जो है मतलब बस हम सोच रहे होते हैं, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हम सेकेंड फेज में आते हैं डेटा कलेक्शन में, तो हमारा रिसर्च शुरू होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। फिर डेटा कलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास डेटा है उसको हम क्या करते हैं, एक्सेल सीट पे डालते हैं, एनालाइज करते हैं, उसमें डेटा, उसमें मीन मीडियन मोड निकालते हैं, फिर उस रिसर्च का एक कंक्लूजन निकालते हैं, और डेजिमिनेशन मतलब क्या होता है, उसको पब्लिश करके सबको बताते हैं। जैसे कि मैं आपको उस दिन पेपर दी थी ना कि आप पेपर पढ़िएगा, मेरा पेपर पब्लिश हो गया है, तो वो कौन सा फेज था? डेजिग्नेशन, यस मैम। ठीक है। कि मैंने मतलब जो भी मैं यहाँ पे प्लानिंग की, मैं डेटा कलेक्शन की, जो भी मेरा रिजल्ट आया, मैं फिर आप लोग को पढ़ने दे रही हूँ कि देखिए ये मैंने रिसर्च किया था और ये पेपर पब्लिश। तो पेपर पब्लिश हम क्यों कराते हैं? ताकि हमारे रिसर्च के बारे में सबको पता पता चले कि हमारा फाइंडिंग्स क्या था, और आपका जितना अच्छा रिसर्च होता है वो उतने अच्छे जर्नल में पब्लिश होता है, ठीक है। रिसर्च प्रोसेस जो है ये अभी आपको उतना ये नहीं है, फेज 1 फेज 2, चलिए ये सब तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इस रिसर्च में कोई किसी को प्रॉब्लम है कि रिसर्च क्वेश्चन कितने के तीन तरह का होता है, यानी तो डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी तो ये कोरिलेशनल होगा, यानी तो कॉजल होगा। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, जैसे हमारा सर्वे हो गया, सर्वे क्या हो गया हमारा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया, ठीक है। when we do not know anything about the area, सर्वे हम लोग कभी भी क्वालिटेटिव रिसर्च किस लिए करते हैं, अधिकतर तभी करते हैं जब हमको कुछ भी पता नहीं होता उस एरिया के बारे में। तो क्वालिटेटिव रिसर्च आपका जनरली जो है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ही आता है, ठीक है। जो आप सर्वे वगैरह करते हैं ना, ये आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, जब हमें उस एरिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, ठीक है। कोरिलेशनल स्टडी क्या होता है? ये मैम ये अप्लाइड के जैसा होता है, पर मतलब कुछ पता, अब जो भी रिसर्च हमें करना है उसके एरिया के बारे में हम पता कर लेते हैं कि जैसे डायबिटीज पे करना है तो डायबिटीज के विषय में पता हो गया, फिर हमारा इंटरेस्ट है और जो सेकेंड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं वही एक कोरिलेशन होता है ना। कोरिलेशनल नहीं होता है, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। कोरिलेशनल डिग्री ऑफ एसोसिएशन में बताई थी कि 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कोरिलेशन, बताई थी मैं आपको कि जब दो हाँ मैम, हाँ वेरिएबल, मैम। याद आ गया?
इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए आज हमारा जो है मतलब ये आपका जो है क्लास है, तो मैं आपको बस एक बार रिकैप करवा रही हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव हो गया आपका, जब आपको उस एरिया के, जैसे कि मैं एक डिस्क्रिप्टिव एक सर्वे की थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो है स्क्रीन टाइम को लेकर के लोग क्या क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये एक सर्वे की थी मैं, तो उस एरिया के बारे में टीचर्स पे की थी, स्टूडेंट्स पे की थी, और वो भी पब्लिश होने वाला है, वो भी पेपर में भेजूंगी आपको। तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च था, सर्वे रिसर्च। जब हमें उस एरिया के बारे में कुछ पता नहीं होता है, हम उसको जानने के लिए कुछ नया करते हैं, तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। जनरली ये क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। कोरिलेशनल होता है जब आप जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जब दो वेरिएबल के बीच में आप रिलेशन निकालते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो जीरो कोरिलेशनल। ठीक है, जब भी आपका दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप निकालते हैं, तो उसको कोरिलेशनल बोलते हैं। रिलेशन से ध्यान रखिए कि जब भी कोई वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालना होता है, तो उसको कोरिलेशनल रिसर्च बोलते हैं। काउजल रिसर्च क्या है? काउजल क्या है? मैम जिसमें हम कॉज और इफेक्ट जो रहता है उसके बीच रिलेशनशिप देख, कौन से रिसर्च में निकालते हैं हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन? एक्सपेरिमेंटल। वेरी गुड, वेरी गुड। काउजल रिलेशनशिप होता है जब हम किसी से, जब दो वेरिएबल के बीच में काउज एंड इफेक्ट निकालते हैं। जैसे कि हम योगा और डायबिटीज हमारा जैसे टॉपिक है, तो पहला वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि योगा का क्या असर हो रहा है डायबिटीज पे, तो काउज एंड इफेक्ट है ना। तो काउज एंड इफेक्ट है, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया आपका। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? काउजल रिलेशनशिप। तो जब भी आपका रिसर्च क्वेश्चन बनता है, तो इसी तीन चीज पे, यानी तो वो रिसर्च क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, या नहीं तो आप दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं, या नहीं तो काउजल इफेक्ट होता है आपके रिसर्च में। जब भी आप रिसर्च क्वेश्चन होगा, तो ये तीन तरह का ही होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, कोरिलेशनल होगा, या काउजल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप मुझे बताइए पहला क्या होगा? व्हाट इज द प्रिवलेंस ऑफ डायबिटीज इन अ कंट्री? अगर कोई आपसे पूछता है कि डायबिटीज का क्या प्रिवलेंस है, ठीक है, इंडिया में या किसी भी कंट्री में, ये आपका रिसर्च क्वेश्चन है, तो ये कौन सा रिसर्च होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा, कोरिलेशनल होगा, या काउजल होगा? मैम डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव होगा ना मैम, क्योंकि अभी हमें पता नहीं। वेरी गुड, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। व्हाट इज द प्रिवलेंस ऑफ डायबिटीज इन द कंट्री, ये कौन सा रिसर्च होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा, क्योंकि इसमें हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप तो नहीं निकाल रहे हैं, ना काउज एंड इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, हमें प्रिवलेंस पता करना है कि इंडिया में कितने डायबिटिक लोग हैं। ठीक है, और किस किस एज में ज्यादा ज्यादा लोग डायबिटिक है। ठीक है, तो इस तरह का जब हम कोई भी प्रीवेलेंस स्टडी करते हैं, जब हमारा रिसर्च क्वेश्चन प्रीवेलेंस के ऊपर होता है, तो वो हमारा डिस्क्रिप्टिव में आता है। अब दूसरा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ आवर स्पेंड फॉर प्रिपेयरिंग इन फॉर एन एग्जाम एंड द एग्जाम मार्क्स, ये क्या होगा? कोरिलेशन। वेरी गुड, ये कोरिलेशनल होगा। मैं बोली थी ना, कोरिलेशन को रिलेशन से याद रखिए। तो इसमें क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ आवर स्पेंड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम एंड द एग्जाम मार्क्स। तो इसमें दो वेरिएबल है ना, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन पूछ रहा है, तो ये कोरिलेशनल ये होगा। अब इसमें है कि डज प्रैक्टिस ऑफ टाटका इंप्रूव कंसंट्रेशन, इसका क्या होगा? ये कौन सा है? कॉजल होगा मैम, कैजुअल होगा, कॉज एंड इफेक्ट देखा जाएगा। काउजल होगा, वेरी वेरी गुड। डज प्रैक्टिस ऑफ टाटका इंप्रूव कंसंट्रेशन, तो ये काउजल होगा, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगा। ठीक है, तो जब भी हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है, तो डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल या काउजल, ये तीन ही होता है। ठीक है, तो जब भी हम रिसर्च क्वेश्चन, अच्छा ये बताइए, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है वो कौन सा स्टडी है? ये मैम जो इफेक्ट ऑफ कर्जल है मैम, हाँ ये हाँ, कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं। कॉजल इफेक्ट। काउजल इफेक्ट है, तो कौन सा होगा? ये काउजल ये होगा ना। हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है वो कौन सा होगा? काउजल होगा, है ना, क्योंकि हम इसमें काउजल इफेक्ट देख रहे हैं। चलिए, एट्रीब्यूट ऑफ, अब गुड क्वेश्चंस क्या होता है? चलिए, ये तो हम लोग को नहीं करना है। गुड, लिटरेचर रिव्यू पे आते हैं। लिटरेचर रिव्यू जो है, आप लोग को पता है क्या होता है, कैसे करते हैं?
कोई भी पेपर जब हम पढ़ते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, हमें अपने रिसर्च को करने के लिए बहुत सारा, कम से कम 35 पेपर्स पढ़ने होते हैं हमारे रिसर्च से एसोसिएटेड जो भी पेपर है, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि हम जितने भी पब्लिश हो चुके पेपर, जो भी हमारे टॉपिक पे काम हुआ है, उसका हम रिव्यू करते हैं। क्योंकि हमें हर पेपर याद नहीं रहता है, तो इसको हम क्या करते हैं, टेबल बना के रखते हैं कि किस पेपर में कौन सा असेसमेंट टूल यूज हुआ है, कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है, और ये बहुत काम आता है आपको, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू हम अपने रिसर्च को करने के पहले, जो हम पहले पुराना पेपर पढ़ते हैं, जो ऑलरेडी पब्लिश हुआ पेपर है, कि हमारे रिसर्च टॉपिक पे कितना काम हो चुका है और हमें इसको और आगे कैसे इसको नॉवेल बनाना है या यूनिक बनाना है, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें कौन देता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो कभी भी आपको कुछ पेपर, मतलब कभी भी आपको रिसर्च करना हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है कि आपके टॉपिक पे क्या कौन सा रिसर्च हुआ है, ठीक है। ये आपको पहले पढ़ना होता है, तो ये टेबल बना के आपको पढ़ना होता है। टेबल का फॉर्मेट में दी हुई थी आप लोगों को, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, आप लोग बताइए खुद से, हम लिटरेचर रिव्यू करते क्यों हैं? मैम हमारे जो भी रिसर्च करने वाले उसके लिए कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं, कौन से सैम्पलिंग यूज करेंगे, और जो भी डाटा कलेक्शन का मेथड है वो क्या, और इससे पहले इम्प्रूवमेंट हम अपनी स्टडी में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये भी इससे पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर कुछ ऐसा खास नहीं है, ये बस आप लोग को पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। और मैं आपको बताई थी कि कॉलम बना करके कैसे हम रिसर्च पेपर पढ़ के और उसके बाद फिर जो है सारा नोट डाउन करते हैं, और हमें फिर समझ में आता है कि इसमें कौन सा टूल यूज हुआ है, कौन सा सैम्पलिंग यूज हुआ है, कौन सा किस कंट्री में हुआ है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू करते कैसे, पबमेड, साइंस डायरेक्ट, साइकनेट, इरिक, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। ये मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाई थी गूगल स्कॉलर पे कि कैसे हम पेपर को जो है देखते हैं, है ना, हम सर्च कैसे करते हैं। अभी जैसे कि आप जो है ओरिजिनल आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल, केस रिपोर्ट, ब्रीफ कम्युनिकेशन, ये 4 तरह के आर्टिकल ही होते हैं। जब हमें पब्लिश कराना होता है अपने आर्टिकल को, तो ये 4 तरह के आर्टिकल होते हैं। यानी तो आपका आर्टिकल ओरिजिनल आर्टिकल होगा, यानी तो रिव्यू आर्टिकल होगा, यानी तो केस रिपोर्ट होगा, यानी तो ब्रीफ कम्युनिकेशन होगा। तो ओरिजिनल आर्टिकल जो हमारा स्टडी है वो कौन सा आर्टिकल है। अगर मान लीजिए कि आपका पेपर हो जाता है, आपका रिसर्च हो जाता है, कल को आपको पेपर पब्लिश कराना होगा, तो इसी आर्टिकल में से कोई एक आर्टिकल में आप डालेंगे, तो हमारा कौन सा आर्टिकल है, ओरिजिनल आर्टिकल। वेरी गुड, हमारा ओरिजिनल होगा ना। वेरी गुड, हमारा जो है ओरिजिनल आर्टिकल है। जब हमें जर्नल में पब्लिश कराना होगा तो वहां पे हमें चूज करना होगा कि हमारा कौन सा आर्टिकल है। ओरिजिनल आर्टिकल आपको सबमिट करना है, रिव्यू आर्टिकल करना है, केस रिपोर्ट करना है, कि ब्रीफ कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। ओरिजिनल आर्टिकल होगा हमारा, क्योंकि हम एक आरसीटी स्टडी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, ये ओरिजिनल आर्टिकल में आएगा। रिव्यू आर्टिकल में बताई थी सिस्टमैटिक और मेटा एनालिसिस। रिव्यू आर्टिकल कितने होते हैं, रिव्यू आर्टिकल में जो हम मतलब हम, लिटरेचर को हाँ पढ़ते हाँ हैं बिल्कुल, कि हमने और 10 फिर उसके पेपर, बाद बिल्कुल कि हमने 10 पेपर पढ़ लिया, फिर हमें, अब मान लीजिए कि आप एक ही टॉपिक पे अगर 10 पेपर पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ तो आइडिया हो गया, ठीक है। फिर अगर आप अपने ही मतलब उस 10 पेपर के आइडिया पे ही अपना कुछ लिख रहे हैं, तो वो आपका नरेटिव भी हो जाता है। जब 10 पेपर का पूरा एग्जाम्पल लेके, मतलब अपने से नहीं लिख करके जो पेपर में दिया हुआ है, 10 पेपर में कॉमन क्या है, 10 पेपर के रिजल्ट में कॉमन क्या है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, कोई मैं की तो मेरे में जो है, मान लीजिए मैं डायबिटीज के ऊपर मतलब ये की, तो हो सकता है कि मेरे रिसर्च में योगा काम नहीं किया होगा। कल को सौरभ जी आपने किया, हो सकता है आप में किया होगा, कल निष्ठा जी ने किया तो हो सकता है उनमें भी किया होगा। तो ये बहुत वेरिएशन है ना हमारे रिजल्ट में, ठीक है, कि मेरा कर रहा है आपका नहीं कर रहा है, उनका मतलब योगा का इफेक्ट जो है, आप जब योगा का पेपर पढ़ेंगे ना, तो हर पेपर का रिजल्ट अलग अलग आता है। ऐसा नहीं है कि मेरा जो है मतलब मेरे पे इफेक्ट, मतलब डायबिटिक लोगों पे इफेक्ट हुआ तो सब पे इफेक्ट हो गया, कुछ ना कुछ, मतलब किसी ना किसी का जो कंक्लूजन हम निकालते हैं पेपर का, वो डिफरेंट होता है। तो जब हम एक सिस्टमैटिक रिव्यू पढ़ते हैं कि अगर 10 योगा और डायबिटीज पे 10 पेपर, 10 आरसीटी स्टडी हुआ है, तो 10 में से जो है 6 पेपर ये कह रहा है कि नहीं, योगा का असर हुआ है डायबिटीज पे, ठीक है।
तो हम क्या मानते हैं कि हाँ 60% पेपर कह रहा है कि योगा का डायबिटीज मतलब योगा का डायबिटीज पे असर है, तो योगा काम करता है डायबिटीज वाले के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टमैटिक रिव्यू। और मेटा एनालिसिस क्या था? मेटा एनालिसिस था जब हम स्टैटिस्टिकली जो है उसके पेपर में क्या हुआ है, मतलब स्टैटिस्टिकली जब हम पेपर को निकालते हैं 10 पेपर को लेकर के, जब उसका स्टैटिस्टिकली सिर्फ स्टैट्स ही देखते हैं, ठीक है, स्टैट्स को ही देख करके जब हम एक 10 पेपर का निचोड़ निकालते हैं, तो वो हमारा हो जाता है मेटा एनालिसिस। तो टाइप्स ऑफ रिव्यू, ओरिजिनल आर्टिकल आपका हो गया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो भी आप कर रहे हैं, रिव्यू आर्टिकल हो गया आपका तीन तरह का, नैरेटिव रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस। ठीक है, क्लियर है सभी को? मैम एक क्वेश्चन जी मैम, ये रिव्यू आर्टिकल में क्वेश्चन था मैम, जितना लिटरेचर बेस्ड हमारा पेपर होते हैं या जो भी रिसर्च होते हैं, तो क्या रिव्यू आर्टिकल के ही अंदर आएंगे ना, जो भी लिटरेचर बेस्ड होते हैं? हाँ, जो लिटरेचर बेस्ड है वो सारे रिव्यू आर्टिकल के अंदर आएंगे। मान लीजिए कल को आप सिस्टमैटिक रिव्यू करते हैं तो वो रिव्यू आर्टिकल में आएगा। आप अपने मन से कुछ लिखते हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा नॉलेजियस हो गए हैं, एक फील्ड में आपको बहुत ज्यादा कमांड हो गया है, आप अपने अपने हिसाब से कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बहुत एक्सपर्टीज आ गई है उस फील्ड में, तो वो जो है आपका नरेटिव रिव्यू हो जाएगा। और जब सबका स्टैट्स का सिर्फ आप स्टैट्स देखेंगे सबके पेपर का, तो वो आपका जो है मेटा एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, जी तो ये रिव्यू आर्टिकल हो गया। ओरिजिनल आर्टिकल था, रिव्यू आर्टिकल था, और क्या है? केस रिपोर्ट। स्टडी और ब्रीफ कम्युनिकेशन। केस रिपोर्ट कुछ नहीं होता। केस रिपोर्ट जो भी आप एक मतलब ये मान लीजिए आप इसको ये चल के चले कि किसी भी आप टॉपिक पे कुछ कोई केस, कोई टॉपिक है जिसपे जो है ना आप पूरा ब्रीफ रिपोर्ट निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए एड्स का ही हम ले लेते हैं, ठीक है, तो उसपे जब हम पूरा ब्रीफ रिपोर्ट निकालते हैं, पूरा जो है कंप्लीट की क्या है, पेशेंट से भी मिलते हैं, सारा उनका जो रिपोर्ट तैयार, हॉस्पिटल जाते हैं, केस रिपोर्ट के लिए आपको पढ़ना होगा पेपर, ठीक है, तो डिटेल में जब हम कोई चीज का जो है बिल्कुल किसी एक टॉपिक पे जब हम पूरा एकदम गहरा अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा केस रिपोर्ट होता है। ब्रीफ कम्युनिकेशन क्या होता है? ब्रीफ कम्युनिकेशन ये एडिटर के थ्रू होता है। मैं आपको पेपर भी दिखाई थी ब्रीफ कम्युनिकेशन का। जब हमें लगता है, मान लीजिए मेरा रिसर्च स्क्रीन टाइम के ऊपर था, मुझे कोई पेपर पब्लिश हुआ और मुझे लगा कि नहीं, ये जो पेपर पब्लिश हुआ है ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, तो ब्रीफ कम्युनिकेशन हमेशा एडिटर को हो जाता है, जो जर्नल का एडिटर होते हैं ना, ठीक है, हम लोग जो पब्लिश कराते हैं जर्नल में, तो जो उनके एडिटर होते हैं, मैं उनको लेटर लिख के जो है बताऊंगी कि ये जो आपके जर्नल में मतलब छपा है, इसमें ये जो है ये मिस्टेक्स है, या ये ऐसा नहीं नहीं होता है, या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के लेटर को हम ब्रीफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। जब एक रिसर्चर जो है किसी पेपर को कमांड करके कुछ लिखता है एडिटर को, ठीक है, तो उसको हम ब्रीफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इतने तरह के, ये 4 तरह के ही आर्टिकल होते हैं। जब भी आप रिसर्च करेंगे ना, तो ये जब आपको पब्लिश कराना होगा पेपर, तो आप देखिएगा उसमें जो है, चाहे तो वो ओरिजिनल आर्टिकल होगा, चाहे तो वो रिव्यू आर्टिकल होगा, यानी तो केस रिपोर्ट होगा, यानी तो ब्रीफ कम्युनिकेशन होगा। ये 4 के अलावा 5वां कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं? टाइटल होना चाहिए, जर्नल है, ईयर है, ऑथर है, प्रॉब्लम है, मेथड है, फाइंडिंग है, कंक्लूजन है, मतलब ये सारा चीज का आपको जो है कॉलम बना करके ये आपको लिखना होता है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस, अभी मैं आपको हाइपोथेसिस नहीं पढ़ाई हूँ। हाइपोथेसिस जो है मुझे आज मैं सोची थी पढ़ाने के लिए, चलिए कल से हम देखेंगे। सैम्पलिंग का मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि पॉपुलेशन और सैम्पलिंग क्या होता है। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, टाइप्स क्या होता है। पॉपुलेशन होता है कि जितने भी इलिजिबल पर्सन है आपके स्टडी के लिए, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन हम सबके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उसी पॉपुलेशन का एक छोटा सा सबसेट ले लेते हैं और उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। और जो भी प्रोसेस से हम जो है सैम्पलिंग करते हैं, उसको हम जो भी प्रोसेस होता है पॉपुलेशन से सैंपल लेने का, उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। टाइप्स में क्या क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब आप लोग मुझे खुद बताइए कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कितने टाइप्स का होता है?
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कितने टाइप्स का होता है? मैं ऑडिबल हूँ सबके लिए? जी मैम, क्या क्वेश्चन पूछा आपने? ये कितने टाइप्स का होता है? मैम ये 4 टाइप्स का होता है प्रोबेबिलिटी ये से। भी 4 टाइप्स का होता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? ये भी 4 टाइप्स का होता है मैम। ये भी 4 टाइप्स का होता है। वेरी गुड। दोनों में डिफरेंस क्या बताई थी मैं आपको? मैम जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी होता है उसमें मैम इक्वल चांस होता है, सभी के लिए इक्वल चांस होता है, और नॉन और प्रॉफिट में अनइक्वल चांस होता है। वेरी गुड। और इसमें इक्वल चांस क्यों होता है? क्योंकि ये पूरा डेटा हमारे पास होता है। आप मुझे ये बताइए, अगर मुझे MDY पे आप लोग के ऊपर रिसर्च करना है तो मेरा कौन सा सैम्पलिंग होगा? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा? मैम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा। वेरी गुड। ये जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा। क्यों 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 होगा ये सैम्पलिंग? मैम क्योंकि हमारे पास डाटा की मतलब जो भी सैंपल है उसकी पूरी जानकारी आपने बताया था कि उसमें हमारे पास किसी अनाथ आश्रम में करना है तो उस अनाथ आश्रम में बच्चों की एज कितनी है, वो कब से आए, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, और जो भी एक्सेट्रा जानकारी होनी चाहिए वो हमारे पास है। क्योंकि हमें मेरे पास जो है टोटल सैंपल का MDY में जितने भी जो है आप लोग हैं, मुझे 100% डेटा मेरे पास है। जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तभी कर सकते हैं जब हमें 100% डेटा की जानकारी हो, 100% पॉपुलेशन की जानकारी हो, तभी ये सैम्पलिंग पॉसिबल होता है ना। इसीलिए बोलते हैं इसमें इक्वल चांसेस होता है, इक्वल चांसेस, क्योंकि हमें डेटा के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होता है। और इसमें अनइक्वल चांसेस इसलिए होता है क्योंकि हमें डेटा के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। जो हमारे जो पॉपुलेशन होता है हमें उसका नॉलेज हमें बहुत अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए हम उस केस में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, अच्छा मान लीजिए मुझे टीचर्स पे सैम्पलिंग करना है। ठीक है, कि जितने भी टीचर है, जितने भी योगा टीचर है, ठीक है, मुझे उनके ऊपर वो मेरे जो है पॉपुलेशन है, ठीक है, और उन पे मुझे सैम्पलिंग करना है, तो कौन कौन सा सैम्पलिंग होगा? ये मैम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा। कैसे होगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बताइए। क्योंकि मैम मैम हमें ये नॉन डाटा मिल प्रोबेबिलिटी। जाएगा। क्योंकि मैम क्या? डाटा तो मिल जाए मैम, डाटा तो मिल जाएगा ना, किसी भी स्कूल से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हम लेंगे कि कितने इंडिया में योग टीचर्स हैं, तो हमें तो उनके पूरे विषय में पता। इंडिया में? मैम नॉन प्रोबेबिलिटी होगा। अच्छा, पूरे इंडिया का छोड़िए, आप कहाँ कहाँ पे रहते हैं, ये मुझे बताइए। हरिद्वार में मैम। हरिद्वार में रहते हैं। मैं बोलती हूँ कि आपको हरिद्वार में कितने योगा टीचर हैं, ठीक है, अब मुझे योगा टीचर के सिर्फ हरिद्वार में ही करना है, तो उसमें कौन सा सैम्पलिंग आप लेंगे? मैम इसके लिए तो मैम किसी ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करने पे तब प्रोबेबिलिटी होगा, और यदि ऐसे देखें तो नॉन प्रोबेबिलिटी होगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि कितने लोग योगा टीचर हैं। एग्जैक्टली आपको पता नहीं है, तो इसीलिए आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा। आप पूरे हरिद्वार का डेटा कहाँ से लेके आएंगे? मैंने कहा ना कि 100% डेटा का आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप सैम्पलिंग करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आपके हरिद्वार में कितने सैंपल है, ठीक है, या कितने योगा टीचर है, आपको नहीं नहीं पता है। हो सकता है 100 हो सकता है 200 हो सकता है 300 हो सकता है 1000 हो। हम नहीं पता कर सकते। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो हम सैंपल लेने जा रहे हैं, ठीक है, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हम वहां से सैंपल लेने जा रहे हैं, लेकिन आपको पॉपुलेशन के बारे में पता कहाँ है कि योगा टीचर कितने हैं? या छोड़िए योगा योगा टीचर को, अगर हम सिर्फ टीचर की भी बात करें तो आपके पास डेटा कहाँ से आएगा? आपको कैसे पता चलेगा कि इतने कितने टीचर हैं यहाँ पे, है ना। तो उस केस में जब हमें डेटा के बारे में नहीं पता होता है, जब हमें अपने सैंपल के बारे में नहीं पता होता है, तो हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे सर्वे में मुझे सैम्पलिंग करना था टीचर के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है, और पेरेंट्स के ऊपर, तो मुझे नहीं पता था कि एडोलेसेंट के कितने, मतलब कितने एडोलेसेंट बच्चे हैं इंडिया में, ठीक है, कितने टीचर्स हैं, उसमें से बहुत योगा टीचर्स थे, बहुत नॉन 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 योगा टीचर्स थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि कितने एडोलेसेंट, मतलब 10 ईयर से लेके 19 ईयर्स तक के कि कितने कितने बच्चे हैं।
ठीक है, तो मैं उस केस में क्या करूंगी, कौन सा सैम्पलिंग करूंगी, नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है। जी जब हमें अपने सैंपल्स के बारे में पूरा नॉलेज होता है ना, जब पॉपुलेशन, जब जो भी पॉपुलेशन है, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, एमडीवाई इसलिए जो है ये यहाँ पे जो है आपका ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आपके बारे में पता है कि यहाँ कितने बच्चे हैं। ठीक है, 15 है, 20 है, 100 है, 150 है, मुझे पता है आपका। आपके एक्सेल सीट पे पूरा डिटेल है, आपने गूगल फॉर्म भरा होगा ना, यहाँ क्लास करने के पहले एक गूगल फॉर्म भरवाया गया होगा आपसे। तो मेरे पास 100% डेटा है आपका, कि आप कहाँ पे रहते हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं, आप यहाँ पे कब से, मतलब यूजीसी नेट में आपने जैसे अभी आपने डेटा शेयर किया हुआ, कितनों ने पीएचडी कर लिया, सॉरी कितनों का जो है नेट हो गया, कितनों का जेआरएफ हो गया, ये सारा डेटा आपका बनते जाता है यहाँ पे। तो वो डेटा हमारे पास आज, मतलब वो डेटा मुझे पता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इक्वल चांसेस है ना टू बी इन द सैंपल। आ रहा है समझ में। जी मैम। जब हमें अपने सैंपल के बारे में, अपने पॉपुलेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है, हमें नहीं पता है कि बच्चे कितने हैं, पेरेंट्स कितने हैं इंडिया में, या एक पार्टिकुलर प्लेस में कितने हैं, तो उसमें हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपके चार सैंपलिंग टेक्निक है। अच्छा 3 बज गया ना, चलिए अब क्लास खत्म हो गई मेरी। ठीक है, चलिए इसको कल हम कंटिन्यू करके इसको खत्म खत्म करेंगे, उसके बाद फिर जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल इसको आप कंप्लीट कर लेंगे क्लास में। मैम आ गई क्लास में? अभी नहीं आई मैम। अच्छा अभी नहीं आई है, अभी मैं कंटिन्यू करूँ इसको, ये कंप्लीट कर दूं इसको? कल ही कर दीजिए मैम फिर आप। ठीक है, चलिए मैं कल, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना आ रहा क्लास? है मैम, जी मैम। आ रहा है मैम, दूसरे बार जी अच्छे मैम। से आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और बाकी आप लोगों को कोई बुक पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, मैम लेकिन जो है ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है क्लास में। हाँ बताइए। मैम स्नोबॉल सैम्पलिंग थोड़ा सा बस बता दीजिएगा मैम। स्नोबॉल सैम्पलिंग कुछ नहीं है, जैसे कि मैं भी अपने रिसर्च में स्नोबॉल सैम्पलिंग ही यूज की थी। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, स्नोबॉल बनते हुए देखा है आपने कि जब ऊपर से स्नोबॉल गिरता है तो बिल्कुल छोटा सा होता है, जैसे जैसे नीचे आता है वो बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, बॉल की तरह, मतलब बॉल की तरह होता है, और नीचे आते आते बिल्कुल फुटबॉल की तरह हो जाता है ना। तो उसी तरह क्या होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग में, कि जैसे कि मान लीजिए कि मेरे मेरे जो स्टडी में मैं ये सैम्पलिंग की थी। मैंने कहा कि सौरभ जी आप मेरे सैंपल है, आपको जितना भी पता होगा, जितने लोगों को आप एज ग्रुप के जो भी है आप उसको भेजिए। आपने उनको उनको भेजा। ठीक है, मैंने टीचर को भी ये बात बोली कि जितने भी टीचर को जानते हैं उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, और उनको भी बोलिए कि वो भी आगे उसको फॉरवर्ड करे। ठीक है, तो हम स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या क्या होता है कि हम एक को लेते हैं, एक सैंपल को लेते हैं, और वही सैंपल क्या क्या करता है, वो हमारा आगे बढ़ाते जाता है, मतलब आगे जो है वो फॉरवर्ड करते जाता है। ठीक है, हेलो, मैं ऑडिबल हूँ? हेलो, जी मैम ऑडिबल है मैम। सौरभ जी लेफ्ट लेफ्ट हो गए क्या? जी मैम। अच्छा 1 मिनट में